Hello friends, I'm going to start a new topic under the chapter Introduction of Audit. उसमें हम आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में आता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. दो तरह के ऑब्जेक्टिव हैं. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि वो एक्सप्रेस करता है ओपिनियन. ठीक है. अपना ओपिनियन देता है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी की कंपनी सही है या गलत. ठीक है. दैट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, टू गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी. वो ट्रू एंड फेयर दिखा रही है एक्चुअली कि नहीं. ठीक है. एज पर हिज नॉलेज. सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड. ठीक है. एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. अब समझते हैं एरर क्या है और फ्रॉड क्या है. एरर देखिए, एरर आपके क्लरिकल एरर दिखाता है. एरर ऑफ प्रिंसिपल है. ठीक है. कंपनसेटिंग एरर है. और चौथा एरर ऑफ डुप्लीकेशन है. वो चार तरह के एरर हैं. क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और चौथा एरर ऑफ डुप्लीकेशन. चार है. ओके. एरर ऑफ जो क्लरिकल एरर्स है उसमें अदर्स एरर्स भी आते हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन. ठीक है. एरर ऑफ ओमिशन फर्दर डिवाइडेड है बिटवीन टू, दैट इज पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन. कहने का मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं. ठीक है. पहले एरर ऑफ ओमिशन के अंडर जो दिए हुए हैं पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन क्या है? मतलब कुछ ओमिट कर देना, कुछ भूल जाना, कुछ लिखना ही नहीं. एरर ऑफ ओमिशन आपने, एरर का मतलब गलती से करना होता है, और ये कभी गलतियाँ सही में गलतियाँ होती हैं, कभी कभी हम जानबूझ के कर सकते हैं. ठीक है. तो वो फ्रॉड कंडीशन में आ जाता है. एरर ऑफ ओमिशन में आपने पार्शियल ओमिट कर दिया, मतलब आपने परचेज टू कैश में परचेज की एंट्री लिखी बट कैश के भूल गए. ठीक है. कैश खर्च नहीं हुआ, इसका मतलब आप जब लेजर बैलेंस बनाओगे तो उसमें कैश में एंट्री नहीं आएगी, या कैश में परचेज की आ जाएगी, परचेज में कैश की नहीं आएगी. बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे. तो उसे कहेंगे हम पार्शियल ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन का मतलब परचेज टू कैश, आपने 2.5 लाख का कोई सामान खरीदा था, परचेज टू कैश आपने पूरी एंट्री उड़ा दी, है ही नहीं आपके. वाउचर है बट उसकी एंट्री नहीं है, इसे कहेंगे हम कंप्लीट ओमिशन. ठीक है. एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन उसे कहेंगे जब आपने जो वैल्यू लिखी है वो थोड़ी मिसमैच हो गई है. टाइप ऑफ दैट कि आपने लिखा है 1520 रुपये. ठीक है. आपने उसे 1250 लिख दिया है. 1520 को 1250 लिख दिया है. एरर ऑफ कमीशन देख रहे क्या है? कमीशन का मतलब आगे पीछे, नंबर्स आगे पीछे हो गए, उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं. ठीक है. तो ये किस तरह के एरर्स होते हैं? ये क्लरिकल एरर्स होते हैं. ये क्लर्क जो बना रहा है, एंट्रीज कर रहा है, वाउचर्स चेक कर रहा है, ठीक है, वाइल नोटिंग द नंबर्स, गलतियाँ कर सकता है, तो इसे क्लरिकल एरर्स में हम कंसिडर करते हैं. ओके. एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ऐसा समझिए कि हमने प्रिंसिपल में गलती कर दी. अब प्रिंसिपल में गलती की, प्रिंसिपल चुनने में, अरे नहीं, यहाँ सिद्धांत की बात हो रही है. अब कौन से सिद्धांत है? ठीक है, उसे समझते हैं. जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो अपने आप को दिखा ही नहीं रही है दैट कि वो गोइंग कंसर्न कंपनी नहीं है. ठीक है. कंपनी गोइंग कंसर्न है ही नहीं है, वो दिखा नहीं रही है. तो प्रिंसिपल का मतलब अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ना, सॉरी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, इफ़ अ कंपनी इज़ गोइंग कंसर्न, तो उसे दिखाना पड़ेगा. वो नंबर ऑफ़ ईयर्स वर्क करेगी तो उसे बात ही लिखनी होगी अपने अकाउंट्स में कि वो गोइंग कंसर्न कंपनी है. ठीक है. नेक्स्ट सर. और या फिर देखिए, अगर कैपिटल या रेवेन्यू जो खर्चा होता है उसको डिफरेंटली ट्रीट करे, मीन्स कैपिटल को कैपिटल ना लिखे, रेवेन्यू को रेवेन्यू ना लिखे, ये खर्चे एरर ऑफ प्रिंसिपल में कंसिडर किए जाते हैं. जैसे रेवेन्यू खर्चा है, डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा है. अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो उसे रेवेन्यू खर्चा मानेंगे या कैपिटल खर्चा मानेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू खर्चा मानेंगे, कैपिटल खर्चा मानेंगे? ऑब्वियसली बात है, हम उसे डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा मानेंगे. ठीक है. ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है, वो डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा है. कौन सा? मीन्स नंबर ऑफ़ ईयर्स तक हमें फ़ायदा देगा, बस उसकी वजह से कोई असेट तो आ नहीं रहा कंपनी में, इसलिए कैपिटल नहीं है. फ़ायदा नंबर ऑफ़ ईयर्स में देगा, इसलिए वो एक तरह से रेवेन्यू खर्चा है, बट क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स फ़ायदा दे रहा है इसलिए डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा है. रेवेन्यू खर्चा विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर उसका जो बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. खैर इसकी बात नहीं करते हैं. आगे एरर ऑफ प्रिंसिपल इसी को कहते हैं कि इसमें हम गलतियाँ कर दें. कैपिटल को हमने रेवेन्यू में डाल दिया, रेवेन्यू को कैपिटल, या डिफर्ड रेवेन्यू को हमने कैपिटल में कंसिडर कर लिया, तो इसे कहेंगे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल. कभी कभी होता है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काम नहीं करते हैं. मीन्स आपकी मशीन है, आपने 10 करोड़ की खरीदी थी, आज के टाइम जो WDV निकाल के उसकी वैल्यू हो गई है वो लगभग 3 लाख के आसपास हो चुकी है. ठीक है. उस मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट करते करते
3 लाख की लगभग खराबी हो चुकी, पर आप उसे मार्केट वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हो इन अंडर योर बैलेंस शीट एज एन एसेट, ठीक है, तो वो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगा। मीन्स सिद्धांत जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, बट आप अपनी पॉलिसीज़ दिखाई नहीं रहे हैं, आप दिखाई नहीं रहे कि आप किस अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं। किस अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आप अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं या कैश बेस्ड अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं। अक्रूवल पे काम कर रहे हैं, कैश पे। अक्रूवल का मतलब क्या है कि आप जो क्रेडिट होता है उसको भी नोट करते हैं, कंसिडर करते हैं या नहीं, ठीक है। अगर अक्रूवल पे करते हैं तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा आपको, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। बट अगर कैश में करते सिर्फ आपको कैश कंसिडर करना है, तो आपको बताना होगा कि आप किस वे के थ्रू आप कर रहे हैं। आपने स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार लगाया, आप अगले साल डेप्रिसिएशन में WDV लगा दे रहे हैं, फिर आप स्ट्रेट लाइन लगाए फिर WDV, ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाए तो आपको स्ट्रेट लाइन पे काम करना है, अगर आप WDV लगाए तो आपको WDV पे काम करना है। तो इस तरह आप चेंज नहीं कर सकते, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। अगला समझिए कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब ऐसे एरर्स जो हम कंपनसेट कर सकते हैं, सिंपली कंपनसेट कर सकते हैं। अब सिंपली कंपनसेट करने का मतलब क्या है मेरा, ये समझिए। मान लीजिए कोई डेबिट आपने आइटम करा, 100 रुपये की चीज़ आपने 10 रुपये लिख दिया उसे, ठीक है, या 10 रुपये की चीज़ थी वो आपने 100 रुपये लिख दिया। 10 रुपये की चीज़ थी वो आपने 100 रुपये 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करें, हम क्रेडिट एंट्री भी कर दें उसी की, ठीक है। क्रेडिट एंट्री क्या कर दें, 90 रुपये की। अगर क्रेडिट एंट्री 90 रुपये की कर देने 100 माइनस 90 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, बचा 10। कर सकते हैं, यस। नहीं तो एक और डेबिट एंट्री कर दीजिए, ठीक है। तो डेबिट में एंट्री कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। पर डेबिट में एंट्री करेंगे आप तब जब 10 रुपये की एंट्री, मान लीजिए 100 रुपये की एंट्री थी वो आपने 10 रुपये लिख दिए हैं, 100 रुपये की एंट्री 10 रुपये लिख दिए हैं, ऐसे समझते हैं बात को, ठीक है। कि बना हुआ है सब पहले से, ठीक है। ये है आपका एंट्री है कितने का, 100 रुपये की एंट्री है। हमने सामान कितने का खरीदा था, 10 रुपये का। तुम क्या करें, क्रेडिट में एंट्री डाल दें, माइनस हो जाएगा। या हम माइनस भी कर सकते हैं 90 रुपये, या हम क्रेडिट में एंट्री डाल दें, ऐसे भी हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप सामान ले रहे हो, आपने आपका सामान है 100 रुपये का, पर आपने लिखा है 10 रुपये, तो आप क्या करो, डेबिट में एक और एंट्री डाल दो इसी में ऐड करके, ठीक है। मशीनरी ए है, ए का 10 का था, एक और ए डाल दो, A10, एक A90, कितना हो गया अगेन 100, ठीक है। तो 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये हो गए पूरे। तो डेबिट की एंट्री अगर कम डाल दी हो, ठीक है, तो उसमें ऐड कर दीजिए डेबिट में जाकर। अगर माइनस में डाल दी हो, मीन्स सॉरी, अगर ज़्यादा डाल दिए तो क्रेडिट में जाके उसे माइनस कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। इसे कहते हैं हम कंपनसेटिंग एरर्स। अगला समझिए एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ डुप्लीकेशन कहता है कि आप एरर जो कर रहे हैं वो डुप्लीकेट हो जा रहे हैं, मीन्स कई बार हो जा रहे हैं। मीन्स आप कोई मशीनरी लिख रहे हैं, मशीनरी ए परचेज टू कैश लिखा आपने, ठीक है, आपने जो वैल्यू लिखी उसी को आप 2 एंट्री बाद फिर से दोहरा दे रहे हो गलती से, कि आप सोच रहे हो नहीं लिखे हो, या एक हफ्ते बाद की एंट्री के बाद आप फिर से दोहरा दे रहे हो, सोचे होगे नहीं लिखे, तो आज हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे एरर ऑफ डुप्लीकेशन करते हैं, मतलब मोर देन वन टाइम इफ एंट्री इज टू बी नोटेड, तो उसे कहेंगे एरर ऑफ डुप्लीकेशन, ठीक है। अगला देखिए फ्रॉड। फ्रॉड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फ्रॉड में 3 चीज़ें आ रही हैं। एम्बेजमेंट ऑफ कैश, कैश का एम्बेजलमेंट क्यों करेंगे, कभी कभी हम ओमिट कर देते हैं, एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम ज़्यादा की कर देते हैं, कभी कभी हम कम की कर देते हैं, इसे क्या कहेंगे, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। ज़्यादा की एंट्री कर रहे हैं, कम की कर रहे हैं, या ओमिट कर दे रहे हैं। ओमिट का मतलब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ होती है मेकिंग फिक्टिशियस एंट्री। फिक्टिशियस एंट्री का मतलब कि आप एंट्री जो कर रहे हैं वो बेकार है, वो बेफालतू की है, वो उस तरह की कोई एंट्री है ही नहीं, फिर भी आपने फिक्टिशियस एक एंट्री डाल दी है। अगला मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि गुड्स की हेरा फेरी हो रही है, सामान की हेरा फेरी हो रही है,
सामान की हेरा फेरी क्यों हो रही है जानते हैं आप? फैक्ट्री आउटलेट से जब सामान निकलता है तो वेयर हाउस में जाता है, और वेयर हाउस में जाते वक्त वो सामान गायब हो जाता है बीच से। कारण जानते हैं? जो कंपनी के वर्कर्स होते हैं वही गायब करते हैं, ठीक है। और उसे मान लीजिए कोई सामान 15,000 का मिल रहा है वो सामान, तो मार्केट में उसे 8-10 हज़ार में निकाल के वो बेच देते हैं। 10,000 किसके पास आया? उनकी जेब में गया। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। कभी कभी क्या होता है, हम डैमेज बता के निकाल लेते हैं कि भैया ऐसा है, ये प्रोडक्ट 10 कितने निकले थे, 1,000 निकले, मान लो आउटलेट से 1,000 यूनिट निकली, उसमें से हमने बता दिया भैया 7 यूनिट ख़राब निकली हैं, ठीक है। वो कहेगा क्या? भरोसा करता है आप पे, कहेगा कोई बात नहीं, 7 निकली हैं, इसे हटा दो, ठीक है, बाकी सारा लूट करा दो, ठीक है। तो 7 बच गए हैं, 7 आप क्या करोगे? फैक्ट्री में रखोगे? आप धीरे धीरे निकाल लोगे उसे, ठीक है। इसे कहेंगे मिसअप्रोप्रिएशन। इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? ऑडिटर लगातार स्टॉक्स की वेरीफाई करता रहे। 1,000 यूनिट्स बनी थी, 1,000 यूनिट्स हैं या नहीं, अच्छा ठीक है। डैमेज थी, जो डैमेज थी वो दिखाओ, ठीक है। तो अगर स्टॉक को रेगुलर बेस पे हम ये काम कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तब तो बात बनती है कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स नहीं होगा। बट अगर नहीं तो फिर प्रॉब्ली बहुत सारे चांसेस हैं इस तरह के होने के, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट? कारण है उसका। अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हो या प्रॉफिट कम दिखा रहे हो। प्रॉफिट क्यों ज़्यादा दिखाओगे? प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो आपको क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा। बताया था मैंने कि अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हो तो बैंक आपको क्रेडिट देने में बिल्कुल भी नहीं कर रहेगा, और लगातार, जैसे नीरव मोदी दिखाए थे, ठीक है। जैसे क्या बोले, माल्या जी यहाँ थे, ठीक है, वो भी, ठीक है। इन सब का तो यही चक्कर है कि फ़ायदा दिखाए थे तो बैंक ने इन्हें क्रेडिट दे दिया, पीएनबी ने जैसे नीरव मोदी को दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप कम दिखा रहे हो, ज़्यादा दिखाना, तो क्रेडिट भी मिल सकता है। और कभी कभी एक और चीज़ होती है, शेयर प्रॉफिट आप बढ़ाना चाहते हो, सॉरी, शेयर वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हो। मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू गिर रही है तो आप क्या करोगे? शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप लगातार ट्रांजैक्शन दिखाओगे और प्रॉफिट दिखाओगे कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया है। जैसे आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके शेयर खरीदना शुरू करेंगे, और शेयर जैसे खरीदना शुरू करेंगे आपकी आपकी शेयर की वैल्यू पटाख से इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम प्रॉफिट ज़्यादा भी दिखाते हैं। कम भी दिखाएंगे, हाँ दिखा सकते हैं। कम दिखाने का मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स कम पे करना चाहते होगे, ठीक है। आप इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी प्रॉफिट कम दिखाओगे या माइनस में दिखाओगे कि हमारा डेप्रिसिएशन हो गया बहुत ज़्यादा, या हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पा रही है 2-3 सालों से, तो इनकम टैक्स आप कुल मिला के बचाना चाहते हो। कभी कभी एक और काम कर सकते हैं बचाने का कारण। क्या हो सकता है बचाने का कारण? कि आप रॉन्ग इम्प्रेशन दिखाना चाहते हो अपना। रॉन्ग इम्प्रेशन का मतलब ये है कि सामने वाला पर्सन जो आपकी राइवल कंपनीज है उसको बताना नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। और समझ में आ रहा है, जिससे पड़ोस में बहुत कोई बहुत काम कर रहा है, कमा रहा है, अच्छा, पर कमाने के बाद भी वो आपको नहीं दिखा रहा है, या आप ही कमा रहे हो तो आप पड़ोस वाले को नहीं बताना चाहते कि हम बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। कारण ये है कि चोरी का बड़ा डर रहता है, ठीक है। हम कहते हैं एटीएम से जब पैसे निकालते हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, तो एटीएम के बाहर जाके नहीं चेक करते हैं, बट एटीएम के अंदर ही चेक कर लेते हैं। कारण क्या है? चेक करने का हालांकि कोई मतलब होता नहीं है, फिर भी चेक करते हैं लोग, नॉन बसी बात है, पर अंदर चेक करते, बाहर चेक क्यों नहीं करते? क्योंकि डर रहता है कि लोग उठा ले जाएंगे, दौड़ते हुए आएंगे, नोट छीन ले जाएंगे, ठीक है। होता है कि नहीं? पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी तरह हम अपनी प्रॉफिट अपने राइवल कंपनीज़ को ये नहीं बताना चाहते कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या हम कोई नया काम कर रहे हैं, या हम कोई सी नए बिजनेस में जाना चाहते हैं, ये हम नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम अपने प्रॉफिट को क्या दिखाएंगे? हमेशा उनको ऐसे दिखाना चाहेंगे कि हम कमज़ोर हैं अभी तुमसे, ठीक है। तो उस सामने वाला इस भ्रम में रहे कि कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहेंगे, ठीक है, और एक साथ हम हाइक करेंगे अपने आप को। इसलिए कभी कभी हम अपने आप को राइवल कंपनीज़ के सामने छोटा दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रॉफिट भी कम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ऑल टोटल था इंट्रोडक्शन अबाउट ऑडिटिंग। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।